हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपके पेपर में आता है और 16 नंबर पे प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वह क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 16 नंबर पर पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है आपके पास कि सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन 101% आपके पास बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है। और साथ में इसके साथ एक क्वेश्चन आता है अथवा वाला, वो है यूक्लिड विभाजन का। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को आप ढंग से देख लेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके 3 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे और 101% ये क्वेश्चन जब बोर्ड पेपर में आपके पास आएगा तो आप इजीली इसको बना लेंगे। इसलिए वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 2017 का पेपर और इसका 16वां प्रश्न आपके सम्मुख ये देखिएगा। इसमें यूक्लिड विभाजन का सवाल पूछा जा रहा है और सिद्ध कीजिए कि 3 अपरिमेय संख्या है। तो ये है आपके लिए पहला प्रूफ। स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने 2018 का पेपर और इसका 16वां प्रश्न देखिएगा। इस पे भी यूक्लिड विभाजन का सवाल आ रखा है और सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार देख रहे हैं सवाल रिपीट होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, 2019 का पेपर आपके सामने है। इसका देखिएगा 16वां प्रश्न। ये 16 प्रश्न में खाली यूक्लिड विभाजन आपसे पूछा गया है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि यूक्लिड विभाजन का सवाल हो और अपरिमेय संख्या वाला, दोनों को आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस तरह आपने देखा तीनों वर्षों में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है तो सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन है आपके पास, ये अक्सर पूछा जाता है जो वो सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और मैं एक चीज और बताता चलूं कि √5 हो या √2 हो या √3 हो या √7 हो, सवाल चाहे कैसा भी आए, करने का तरीका एक ही है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका पैटर्न सेम है, प्रोसीजर सेम है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। अगर जैसा सिद्ध करना है क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम इसको क्या मान लेते हैं, माने कि एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको जब कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। माना कि √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये 3 नंबर का सवाल है, इसलिए पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको करना होगा। ठीक, तो √5 एक परिमेय संख्या हमने ये मान लिया। परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसका जो p/q के रूप में लिखा जाता है और जिसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि p और q दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अर्थात उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर है तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/4 है, तो 2/4 है हमारे पास, तो 2 और 4, तो दोनों में हम देख रहे हैं, तो 2 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 गुणा गया 1, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा गया 2। तो इन दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या कब बनेगी, जब मैं इस 2 से 2 को काट दूंगा और जो बनेगा हमारे पास लास्ट में 1/2। तो ये इसमें कोई भी कॉमन चीज नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आप कह सकते हो 1 है, लेकिन वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये 1/2 हमारे पास क्या आ गया, तो 1/2 हमारे पास क्या परिमेय संख्या आ गई, ठीक है ना। तो 1/2 हमारे पास क्या निकल गई, परिमेय संख्या हो गई। तो इसी का ध्यान रखना है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर। तो जरा देखिएगा, हम इस सवाल पे आते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है हमने। कौन सी प्रॉपर्टी का, कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलो देखिएगा, अब सवाल पे आते हैं। तो इसी ढंग से हम सवाल को लेते हैं। तो सवाल में हमने क्या माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेते हैं √5 को क्या, इसको हमने मान लिया a/b, हमने इसको मान लिया। क्लियर। अब इस तरह से सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले √5 है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल चिन्ह हटाना है, क्या करेंगे, तो वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए हम करेंगे इसमें दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का हमने कर दिया यहाँ पर वर्ग करने पर, ठीक है जी। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये √5 का होल स्क्वायर हो गया, ये a/b का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, √5 का वर्ग क्या होगा 5, और ये क्या होगा हमारे पास, ये उसको लिख सकता हूं मैं a²/b²। ठीक है जी। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई करिए तो 5 गुणा गया b² बराबर क्या हो गया a²। तो यहां से b² का मान निकालिए, क्या हो गया b² बराबर हो गया a² बटे 5।
अब जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, इसका मायने क्या हुए? इसका मतलब ये हुआ है कि ए स्क्वायर क्या है? 5 से विभाज्य है। ठीक, अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो फिर ए भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, जाहिर सी बात है। अगर किसी संख्या का वर्ग जो है 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। कैसे करके? अगर मैं संख्या लेता हूं, मान लिया 5 का वर्ग क्या हुआ? 25। 25 कोई संख्या वो 5 से विभाज्य है तो 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो इस 5 से ये 5 भी कटेगा। इसी ढंग से अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 625, तो 625 है ये, तो 625 को बटे 5। अगर 625 5 से विभाज्य हो रहा है तो 625 किसका वर्ग है? वो है 25 का वर्ग। तो 25 भी किससे विभाजित होना चाहिए? 5 से विभाजित होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी ढंग से हम इसको लेंगे, क्योंकि क्या आ गया? ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक, इसलिए ए भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। ध्यान देखिए, हमने पहला इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया, ए भी 5 से विभाजित होगा। ये चीज क्लियर हो गई कि ए भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब हमने अगर ए 5 से विभाजित है तो मैं ए को क्या लिखता हूं? तो यहां पर हमने ले लिया इसको, माना कि ए बराबर 5 के। तो 5 के क्यों लिया? क्योंकि कहा गया रहा है कि ए भी 5 से विभाजित होगा। अब कितने टाइम विभाजित होगा हमें मालूम नहीं, तो टाइम क्या है? कितने गुना बने, तो वो गुने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कांस्टेंट ले लिया? के ले लिया। अब देखिएगा, अब ए की जगह हमने क्या रखना है? 5 के। तो अगर ये हमारे पास कौन सी हो गई? ये समीकरण नंबर 1 हो गई। तो ए का मान कहां रखा हमने? समीकरण 1 में रखने पर तो रखेगा। ए का मान जब हमने समीकरण 1 में रखा तो क्या हो गया हमारे पास? तो ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर बराबर ए की जगह हमने रख दिया 5k का होल स्क्वायर बटे 5। तो देखिए 5 का एक मतलब 25k स्क्वायर बटे 5। तो 5 से 25 घटा कितनी बार? 5 बार। तो बी स्क्वायर में क्या मिल गया? 5k स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं याद करके कि 5k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो k क्या हो गया? k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे क्या? 5। फिर वही चीज, अगर 20 इसका मतलब क्या होगा? बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर, अर्थात क्या? बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ये तो मतलब होगा, जब अगर ये बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या होगा? बी भी 5 से विभाजित होगा। आगे जी, ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है जी, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये बी भी 5 से विभाजित क्यों होगा। ऊपर हमने क्या निकाला? ए भी 5 से विभाजित है। यहां पर हमने क्या निकाला? बी भी 5 से विभाजित हो गया। इसका मतलब होगा कि ए और बी में कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है? 5। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया? 5 हो गया। अब जरा इसको एकदम से ले सकते हैं यहां पर। तो हमने क्या माना था? 105 को हम लोगों ने क्या माना था? 105 को हमने माना था ए बटे बी। तो ए भी किससे विभाजित है? 5 से। 5 के बी भी किससे विभाजित हो गया? 5 से। कितने टाइम विभाजित होगा मालूम नहीं, लेकिन हमने मान लिया कुछ और संख्या ले लेते हैं यहां पर। ठीक है नहीं, हमने कुछ और संख्या क्या ले ली? इसको के डैश ले लिया कि बी के डैश टाइम विभाजित है और ए के टाइम है। तो देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकला? क्या आ गया? 5। जब दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, इसका मतलब यह है दोनों में कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आ गया? 5 है। इसका मतलब हमने जो संकल्पना करी थी कि 105 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है? गलत है। तो हम यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि ए व बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। अतः 105 बराबर ए बटे बी एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? ये फिर होगी अपरिमेय संख्या। अतः 105 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि अनुवर्ती एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हमने पहले बनाया था क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। माना कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो माना कि √3 एक क्या है? एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। √3 क्या मान लिया हमने? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हमें इसको किसके इक्वल मानना पड़ेगा? इसको मानना पड़ेगा हम पी बटे क्यू के इक्वल। फिर हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए
वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए हम करेंगे इसमें दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर हमें √3 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। ओके, तो √3 का वर्ग क्या हो गया 3, और इसको क्या लिखेंगे हम p²/q²। क्लियर। अब क्या करना है हमने, अब मैं इसके करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा गया q² बराबर p²। अब यहां से q² का मान निकालिए, q² क्या हो गया, q² हो गया p²/3। इसका मतलब क्या हुआ कि p² किससे विभाजित है, तो p² 3 से विभाजित है। ध्यान रखिएगा, तो p² किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। अगर p² 3 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, अतः p भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। ठीक है साहब, अगर 3 से विभाजित होगा तो फिर हम क्या लिख सकते हैं p को, फिर हम इसको लिख सकते हैं, माना कि p बराबर, जैसे कि हमने पहले लिया था 3k, तो विभाजित है कितने गुना है, कितने टाइम्स विभाजित है, तो k टाइम्स मान दिया, तो p बराबर क्या हो गया 3k। तो हमने माना कि p बराबर 3k। अब इसको हम रखेंगे किस पे, इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेगा p का मान, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से q² 3k का होल स्क्वायर बटे कितना 3, तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 9k² बटे 3 से घटा 9 कितनी बार 3 बार, तो q² कितना आ गया हमारे पास, q² आ गया हमारे पास 3k², या करके इसको लिख सकते हैं हम 3k² बराबर q², तो k² का मान क्या आ गया, ये आ गया q² बटे 3। अब फिर वही चीज आ गई, q² बटे 3 आ गया ये, तो q² का मतलब क्या हो गया 3 से विभाजित है, तो q² 3 से विभाजित है। अगर q² 3 से विभाजित है तो अतः क्या हो गया q भी क्या हो गया 3 से विभाजित होगा। ठीक है सब, तो हमने क्या निकाल दिया, यहां से p 3 से विभाजित है, यहाँ q 3 से विभाजित है। अगर p और q में दोनों में क्या होगा, एक कॉमन जो है हमें टर्म मिल गया, एक वनिष्ठ पद मिल गया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो देखिएगा आगे, तो देखिएगा हमने भी निकाला कि p क्या निकाला 3 से विभाजित है, यहाँ q 3 से विभाजित है, तो p व q दोनों क्या हो गए, p व q, p को ये हो गया 3k और ये क्या होगा q, इसको हमने मान लिया 3k', और ये p/q किसके इक्वल है, तो p/q इक्वल है हमारे पास √3k। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में कॉमन टर्म क्या निकल गया, तो दोनों में कॉमन टर्म 3 निकल के आ गया, तो जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि प्रमेय संख्या की कंडीशन नहीं है। अतः यहां पर लिखना पड़ेगा हमें, चूंकि p व q में 3 एक उभयनिष्ठ पद है, क्या है उभयनिष्ठ पद है, अतः p/q एक प्रमेय संख्या नहीं है। ठीक, जब प्रमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अतः p/q, अब p/q हमने क्या माना है √3, क्या हो गई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ढंग से हम इसको सिद्ध करेंगे। आई होप ये समझ में आएगा, ये चीज क्लियर होगी। तो ये ढंग से इसको आप करिएगा, 1-2 बार और सवाल बनाएंगे तो आपका 3 नंबर आपका एग्जाम में पक्का है। ठीक है नहीं, इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, √3 के बजाय 6 + √3 आ गया, या 5 + √3 आ गया, या 5 - √3 आ गया, तब कैसे करेंगे जरा उसको देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर सवाल इस रूप में आ जाए तब कैसे करेंगे, तब भी करने का तरीका बिल्कुल वही है, तो लेकिन थोड़ा सा 1-2 स्टेप इसमें बढ़ जाते हैं। वो 1-2 स्टेप क्या बढ़ेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या, तो माना कि क्या 5 - √3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 5 - √3 किसके इक्वल होगा, p/q के इक्वल होगा। p/q लिखिए या a/b लिखिए, जो भी आप लिखना चाहें, तो इसके इक्वल हो गया। तो यहां से अब क्या निकालना है हमने, अब यहां से निकालना है हमने √3 का मान निकालना है। तो √3 का मान कैसे निकालेंगे, इस √3 को उठा करके बाएं से दाएं लेके जाइए और p/q को दाएं से बाएं। तो इसको हम जब करेंगे पक्षांतर तो क्या होगा, p - p/q = √3। ठीक, तो √3 का क्या हो गया 5 - p/q। इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1 भी ले सकता हूँ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं p/q हमने क्या माना, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या, तो किसी भी परिमेय संख्या में कोई जो चीज जोड़ दें अथवा घटा दें वो परिमेय संख्या ही रहती है। ठीक है नहीं, तो ये क्या होगी परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी।
तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 5 माइनस पी बटे क्यू या 5 बटे 1 माइनस पी बटे क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए क्या होगा, संख्या है, अतः इसका दायां पक्ष कौन है, √3। भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है नहीं, लेकिन अभी हमने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था हमने जस्ट अभी, कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपके किताबों में या बहुत सारे जो गाइड भी हैं या कहीं पर भी आप देखें तो इतना करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करिएगा। कौन सा स्टेप, खाली इसको लेकर के जो हम इसको लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर इस लाइन को प्रूव भी करना है। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है, किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने पहले सिद्ध किया। ये पहले सिद्ध किया कब, हम इसको लिख रहे हैं इस लाइन को, √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो कब लिखेंगे, जब हम इसको सिद्ध भी तो करना है। खाली ऐसे लिखने पर वो सवाल क्या होगा, सही नहीं माना जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, तो हमें पहले इसको अपरिमेय संख्या को, पहले हमें क्या करना होगा, √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा। तो जब भी इनका सवाल आए तो यहां तक करने के बाद, ये लिखने के बाद जो एक पॉइंट है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध भी करना है। कौन सा पॉइंट, कि ये जो हम लिख रहे हैं, किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसको आपको सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध कहां पर करेंगे, चाहो तो आप यहां पर शुरू में ही कर लो, चाहे आप लास्ट में कर लो, सेकेंड इस लाइन के बाद। ठीक है ना, इस चाहे इसके बाद कर लीजिए। जब भी आप हल करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन बनाया था, अगर बिल्कुल उसी ढंग से आप करेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे तब ये मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है नहीं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो उसको पूरा कर लेते हैं। किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो हमारी संकल्पना थी, हमारी जो संकल्पना थी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, गलत है। अतः हमारी संकल्पना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, कैसी है, गलत है। तो सही क्या है, तो सही ये है, क्या सही है, अतः 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस ढंग से आपको करना है। दोबारा इस चीज को दोहरा रहा हूं आपके लिए कि इस वाले पॉइंट को पहले अपरिमेय सिद्ध भी करना है, खाली इतना करके छोड़ना नहीं, जैसे कि गाइड में या किताबों में उदाहरण में आपको दिखाया गया है। इसलिए पूरा शो करिएगा। जब भी इनका सवाल आए, पहले √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दो, उसके बाद इस सवाल में आए। क्लियर हो गया, आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं यूक्लिड विभाजन पर, क्योंकि यूक्लिड विभाजन इसके साथ अथवा में भी आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अथवा में ना आकर यूक्लिड विभाजन अलग सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, या ये सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, तो दोनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है, और भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उससे फिर भाजक को भाग दिया जाता है, और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक कि शेषफल हमारे पास 0 ना जाए। तो लास्ट का जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, वही हमारा मौसम होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन विधि से 135 और 225 का मौसम ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटी संख्या हमारे पास 135, बड़ी संख्या क्या है 225। तो हम 135 से भाग दे रहे हैं 200 किसको, 25 को भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार। 135 से कम, 135 को घटाइए, 5 में 5 गया 0, और यहाँ लिया एक हासिल 12, 12 में 3 गया 9, तो 90 हमारे पास क्या मिला, शेषफल। अब फिर इस शेषफल से भाग करेंगे किसको, भाजक को। तो भाजक कौन है 135, तो उसको जब हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 90 कम 90, क्या बचा, घटाइए, 5 में 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4, फिर ये क्या बन गया, शेषफल। अब इस शेषफल से फिर भाजक को भाग करेंगे, तो इस शेषफल के लिए भाजक कौन है, ये 90, ना कि ये। क्लियर है। तो इसलिए इस 45 से किसको भाग करना है हमें, अब भाग करना है 90 को। तो 45 दूनी 90। तो देखिए हमारे पास लास्ट में क्या है, हमारे पास लास्ट का जो भाजक है, क्या है हमारे पास लास्ट का भाजक, वो है 45। तो यही हमारा क्या है, HCF। ठीक है ना। तो हमारे पास जो यूक्लिड विभाजन विधि से जो HCF हमारे पास आया वो क्या आ गया, 45। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया तो आपका 3 नंबर कहीं नहीं गया, 3 नंबर आपका 101% पक्का है।
चाहे आपके पास वो सवाल आ जाए अंडर 3, अंडर 2, अंडर 5, अंडर 7, अंडर 11, कोई भी सवाल आ जाए सिद्ध करने वाला, चाहे यूक्लिड विभाजन आप आराम से बना पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यूक्लिड विभाजन का, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन विधि से 870 और 255 का मास ज्ञात करो। तो देखिएगा इसमें ये कौन संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या, ये कौन संख्या हो गई, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हमने क्या देना है, भाग देना है। तो 255 से हम भाग किसको देंगे, हम भाग देंगे 867 को। तो 255 से हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा, क्योंकि 2 चौको 8 ज्यादा हो गया, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, फिर 3 पंजे 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो घटाइए कितना आया, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। ये क्या बन गया, शेषफल। फिर इस शेषफल से किसको भाग करेंगे हम, भाजक को। भाजक कौन है हमारे पास, 255। तो 255 को भाग करें तो 102 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 204। तो घटाइए, 5 में 4 गया 1 और 5 का में से 0 गया, और तो क्या बना शेषफल 51। अब इस 51 से किसको भाग करेंगे हम, फिर जो भाजक को। भाजक कौन है, 102। तो इस 102 का भाग किया हमने, 51 दूनी 102, ठीक है। तो शेषफल क्या आ गया, 0। ये पूरा प्रोसीजर कब तक चलेगा, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखो लास्ट का जो भाजक है हमारे पास, लास्ट का भाजक कौन है, 51। तो यही हमारे पास क्या आ गया, HCF। तो इसी ढंग से हम इन सवालों को बनाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ गया HCF बराबर 51, ठीक है। तो इस ढंग से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चाहे हमारे पास इसका प्रीवियस वाला जो एग्जाम्पल था, चाहे ये यूक्लिड विभाजन का क्वेश्चन बड़े इजी है। इनको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और इसको कॉपी में 1-2 बार जब बनाएंगे तो और इजीली आपको आ जाएगा, और इजीली आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है नहीं। तो प्रैक्टिस करिएगा, और आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए आप सबको शुभकामनाएं भी हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम ऐसे ही कुछ परफेक्ट क्वेश्चन, कुछ निश्चित क्वेश्चन जो आपके पास आने ही आने एग्जाम में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।